हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। तो चलिए आज हम लोग अपने फर्स्ट चैप्टर की समरी की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बोला था, यदि आप इस लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो आप मेरे पिछले सभी लेक्चर को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसमें बहुत फास्ट चलूँगा। आपको इमेजिन करना होगा, उसके लिए आपको पूरा ध्यान में रहना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले हमने रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर को स्टार्ट किया, जिसमें हमने 9th के चैप्टर से को रिलेट किया। इसमें आयनिक यौगिक पढ़े थे। आयनिक यौगिक के लिए हमें प्लस और माइनस दोनों चाहिए। जब प्लस और माइनस जब जुटेगा तो एक नया यौगिक बनेगा, जिसे हम आयनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। जैसे प्लस के नाम पर हम सोडियम ले लेते हैं और माइनस के नाम पे क्लोरीन ले लेते हैं। जब दोनों मिलते हैं तो NaCl बनते हैं, जो एक आयनिक यौगिक का एग्जाम्पल है। अब हम अपने चैप्टर में जब एंट्री मारते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझते हैं। रसायन का मतलब होता है हमारे आसपास जो भी रसायन आप देख रहे हैं सब वही रसायन है। और ऐसा नहीं कि कुछ और है, जैसे भोजन में कुछ सब्जी हो गया, या फिर हमारे आसपास लोहा धातु, या फिर हमारे आसपास कुछ दवाई हो गया, ये सब रसायन का उदाहरण है। अब इनमें कोई बदलाव हो जाए ना, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब ये अभिक्रिया किसी को बताना तो बहुत आसान है, लेकिन लिख कर समझाना थोड़ा कठिन हो जाता है, लेंदी हो जाता है। इन्हीं को कम करने के लिए हम रासायनिक समीकरण पढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण मतलब क्या? किसी चीज़ को लैंग्वेज में न लिखकर संकेत या सूत्र के रूप में लिखना। जैसे आप देखिए, एक अभिकारक या फिर इससे ज़्यादा अभिकारक मिलकर एक नया या फिर एक से ज़्यादा नया प्रतिफल बनाते हैं, तो हम लोग तो आसानी से कह दिए कि दो या दो से मिलकर एक, दो या दो से अधिक नए बन गए। ठीक है, अब इनमें और भी तो बात हम लिख सकते हैं एक ही लाइन में। जैसे ये कौन सा पदार्थ है, ये कौन सा पदार्थ है, इनके बारे में भी लिखना होता है। ये पदार्थ की अवस्था क्या है, ये पदार्थ इस अभिक्रिया में कर क्या रहे हैं, ये सब एक ही लाइन में आपको पता चल जाएगा कि पहले कौन था, बाद में नया कौन आया। अब इनके बारे में और आगे जब बढ़ते हैं तो देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। ये क्यों? क्योंकि हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत, और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत कहता है कि ना ऊर्जा खत्म होता है ना ही बनता है। तो इन्हीं को लेकर हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। एक उदाहरण के नाम पर देख लेते हैं। जैसे जल को बनने के लिए 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन चाहिए। जब ये दोनों मिलते हैं तो हाइड्रोजन के 2 कण और ऑक्सीजन का 1 बनता है, लेकिन हमने तो दिया था 4 और बने 3। तो इनको पूरा करने के लिए संतुलित करते हैं, और संतुलित करना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद हम लोग देखे थे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, इतने प्रकार कि आप चौंक जाएंगे, लेकिन चौंकना नहीं है। ठीक है, आपको इसको याद रखना है, देखना है। देखिए कैसे इतना सारा अभिक्रिया, इन सब को एक एक करके हम इमेजिन कराते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में एक और एक, दो या इनसे ज़्यादा मिलकर केवल एक देते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद मेजर में क्या होता है, एक तो यौगिक रहेगा, लेकिन ये टूटकर अन्य 2 या 2 से अधिक में बढ़ जाते हैं। ये संयोजन और वियोजन दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे जल जब टूटता है तो H2 और O2 में, और फिर जब इनको हम मिक्स करते हैं तो जल का निर्माण होता है। इस प्रकार ये दोनों आपस में एक दूसरे से विपरीत है। उसके बाद हमने देखा था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का मतलब होता है हटाना। हटाएंगे तब जब 2 होंगे तो एक प्रबल होता है, एक विलयन होता है। जब प्रबल तत्व आता है विलयन में एंट्री करता है तो उसमें से कमजोर को बाहर निकाल कर फेंक देता है और खुद विलयन के साथ लग जाता है। इसका भी उदाहरण आप देख लीजिए। और फिर इसके बाद हमने देखा था द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होगा, 2 विलयन होंगे और दोनों में 2 अलग अलग आयन होंगे, आयनिक यौगिक होंगे। और ये आयनिक यौगिक जब आपस में मिलते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, तो ये दोनों आपस में आयनों का आदान प्रदान करके 2 नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक है, कभी कभी इनको हम अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इनमें अवक्षेप भी बनता है। और अवक्षेप का मतलब होता है कि जो नया आयन बना है ना, जो नया यौगिक बना है, वो उसके साथ कुछ अवक्षेप के रूप में है।
अब इसके आगे जब बढ़ते हैं तो हमने देखा था उपचयन और अपचयन। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन का वृद्धि और अपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की कमी। अगर यदि ऑक्सीजन नहीं है तो इसके साथ साथ कभी इलेक्ट्रॉन में भी बदलाव होता है और कभी हाइड्रोजन में भी। तो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन एक तरह काम करते हैं। यदि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन इन दोनों में किसी का वृद्धि हो तो अपचयन, यदि इन दोनों में किसी का कमी हो तो उपचयन। इनको भी हम देख लिए थे अच्छे तरीके से, ठीक है। इनमें अच्छे अच्छे टर्म होते हैं, ये दोनों एक साथ होते हैं, इसीलिए हम इन्हें रेडक्स भी कहते हैं। उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होगा। अपचयन का मतलब होता है रिडक्शन, रिडक्शन मतलब कमी, तो किस चीज़ का कमी, ऑक्सीजन का कमी। इस प्रकार हमने रिडक्स भी देख लिए थे। इसके बाद हमने ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी के बारे में बात किया था। ऊष्माक्षेपी, छेपी से छ से छोड़ना और छ से छेपी रिलेट हो गया। देखिए ऊष्माक्षेपी का मतलब हो गया ऊष्मा निकलना, किसी भी वस्तु से यदि ऊष्मा निकल रहा है तो वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया दिखाएगा। यदि किसी वस्तु में ऊष्मा लग रहा है तो उसे हम ऊष्माशोषी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे कि आग जलता है तो उसमें बहुत सारा ऊष्मा निकलता है। यदि कोई बर्फ़ है, यदि वो पिघलने लगता है तो उसमें ऊष्मा लगता है, कपड़ा है सूखने लगता है तो उसमें लगता है। ये सब एग्जाम्पल है। जैसे चूना और पानी को मिलाते हैं तो उसमें बहुत सारा ऊष्मा निकलता है, तो ये ऊष्माक्षेपी का उदाहरण है। फिर जब और आगे बढ़े थे तो हमने देखा था संक्षारण और विकृत गंधिता, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। संक्षारण धातु के साथ, विकृत गंधिता भोजन के साथ। संक्षारण का मतलब होता है धातु का क्षय होना, नष्ट होना, जंग लगना। विकृत गंधिता का मतलब होता है कि भोजन में गंध आना। अब संक्षारण का कारण होता है वायुमंडलीय किसी कारण के साथ, वायुमंडलीय कारक के साथ कोई धातु रिएक्शन कर जाता है। विकृत गंधिता का मतलब होता है भोजन या फिर तेलीय पदार्थ, कोई भी तेलीय पदार्थ हो वो वायु के साथ रिएक्शन कर जाता है। तो ये दोनों एक ही प्रकार के हैं। अब इनके बारे में और देखे थे कि बचाने का उपाय, क्योंकि ये हमारे डेली लाइफ में बहुत आते हैं। आप हैरान रह जाएंगे कि कितना धातु जो है वो प्रत्येक साल अपना 20 से 25% संक्षारण में प्रत्येक साल नष्ट हो जाते हैं। अब इनको बचाने के लिए सरकार उपाय करती है तो कई करोड़ रुपए लग जाते हैं धातुओं को संक्षारित होने से बचाने में। यदि आप गूगल करते हैं, गूगल से पूछेंगे कि धातु को संक्षारण होने से बचाने में, तो लगभग 700 करोड़ रुपए प्रत्येक साल का संक्षारण से बचने का रिजल्ट देता है, ठीक है ना। इतना, और ये हमारे डेली लाइफ में है, इसलिए इनके बारे में ज़्यादा जरूरी है। इसके पहले जितने पढ़े थे ना वो हमारे डेली लाइफ में आए या ना आए, लेकिन संक्षारण और विकृत गंधिता जरूर आते हैं और आपके साथ होते ही होते हैं, होना ही है हर रोज़। अब इनके बचाव के बारे में देखते हैं। तो पहले संक्षारण का कारण देख लिए होते क्यों, अब बचाव कैसे करेंगे। अब धातु को बचाने के लिए बहुत उपाय है, आसान। विकृत गंधिता से भोजन को बचाने का भी बहुत उपाय है। धातु को बचाने के लिए हम लोग उसको पेंट करते हैं, ग्रीस लगाते हैं, या फिर वायुमंडल में जल्दी छोड़ते नहीं हैं। अब उसी प्रकार विकृत गंधिता से बचने के लिए या फिर भोजन को पैक करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, या फिर ऑक्सीजन से कम मिलने देते हैं। सबसे अच्छी बात है कि उसमें मसाला और तेल थोड़ा कम यूज करेंगे। अब ना और देखते हैं उदाहरण के नाम पे, देखते होंगे मंडी में बहुत सब्जी का भंडार लगा होता है, कहीं कहीं खराब वेस्ट गंध देता है। इसी प्रकार आप संक्षारण के रूप में भी देखते हैं कि मैकेनिक सब जब जहाँ पे बनाते हैं अब कार, और वहाँ पे बहुत सारा संक्षारण के रूप में धातु वो सारा नष्ट हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, कोई काम का नहीं रह जाते हैं। वैसे बहुत है, ठीक है। अब और देखते हैं कि कोई धातु संक्षारित होने के बाद होते कैसे हैं। तो आप चांदी देख रहे हैं, घर में कोई भी पहना हो गया तो वो क्या होता है, चांदी पर जब संक्षारण होता है तो चांदी संक्षारित वायुमंडल में सल्फर होता है। जब वह सल्फर सिल्वर के साथ मिलता है तो सिल्वर ब्लैक कलर का हो जाता है, मतलब संक्षारित हो जाता है। उसी प्रकार एक और कॉपर देखते हैं, जब कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। वो ग्रीन अचानक से नहीं, धीरे धीरे होता है। और उसी प्रकार आप लोहा जानते हैं कि वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। और फिर जब आगे बढ़ते हैं विकृत गंधिता के बारे में देखते हैं कि वो संक्षारित होने के बाद कैसे होता है। तो कुछ तो
जानवरों के खाने लायक बच जाते हैं, लेकिन कुछ इतने खराब होते हैं कि उसको हम खाद के ही रूप में इस्तेमाल कर पाते हैं। लेकिन हमें भोजन को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन कमी होते जा रही है। यदि भोजन को हम लोग वेस्ट करेंगे तो आने वाले पीढ़ी हमें बहुत खराब बोलेगी। ये आप जानकर ये भी हैरान हो जाएंगे कि विदेशों में ऐसा एक होटल भी है जहाँ पे आप कचरे ले जाएंगे ना, तो वो बदले में आपको भोजन देगा। और एक ऐसा भी होटल है जहाँ पे आप भोजन लिमिट के अनुसार खा रहे हैं तो आपको अधिक ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना। दुबई के बारे में आप जानते होंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मोटा होते हैं। अब वहाँ की सरकार ने पता है ऐसा किया है कुछ, कि यदि आप एक साल में 5 से 10 किलो वेट कम करते हैं ना, तो आपको 2 ग्राम सोना दिया जाएगा, वो भी फ्री। बताइए कितना वहाँ पे लोग आलसी है कि वो अपने स्वास्थ्य के प्रति मोटापे होते जाते हैं। फिर भी हमारे देश में बहुत कम है, क्योंकि हमारे देश में अधिक लोग किसान हैं और वहाँ पे लोग बिजनेसमैन हैं। उन लोगों का काम है केवल बैठ कर ही काम करना, इसलिए उन लोगों का शरीर मोटा हो जाता है। और मोटापा बहुत ज़्यादा एक बीमारी, मतलब समझिए कि बहुत ख़राब बीमारी है। आपका जीवन का 10% पहले ही आपको वो ख़त्म कर देगा। स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए और पढ़ते रहिए। और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओके।